हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी लाया है। बायोलॉजी में सेल चैप्टर जो है सेल चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू अभी तक पूछे गए हैं, मैं सारी का निचोड़ लाई हूँ। इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 152। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करके अब क्वेश्चन को देखा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये क्या है? कोशिका हो गया। कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये होगी साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक हो गए रॉबर्ट हुक। सभी जीव डैश के बने होते हैं। सभी जीव किसके बने होते हैं? तो ये कोशिका के बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की है? तो ये रॉबर्ट हुक ने की है। रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की? रॉबर्ट हुक ने होगा यहाँ पर, ने कोशिका की खोज कब की है? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा। तो किस में देखा था? तो ये देखा था इसने, एक मिनट, तो इस कॉर्क में देखा था। किस में देखा था? तो ये कॉर्क में देखा था। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है क्या? छोटा कमरा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो गया रॉबर्ट हुक थे। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? सिल्डन और स्वान ने दिया था। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? बताइए, आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो ये किया था किसने? डुजार्निन ने किया था। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था, बी हो गया, रुडोल्फ बिर्चो ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओमनिस सेलुला आई सेलुला किसने कहा है? ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? रुडोल्फ बिर्चो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण किस चीज से बने होते? तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका की बाह्य आवरण है कोशिका भित्ति। डैश पादप कोशिकाओं में होती लेकिन किंतु कोशिका में नहीं। तो इसका क्या ये हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो ये हो गया जल पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। डैश छोड़कर पाई जाती है। तो ये माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न है? अनुवांशिक पदार्थ किसमें नग्न है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो ये हो गया जीवाणु कोशिका में। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन है? जल्दी का कमेंट कीजिए। तो ये हो गया अमीबा। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जल्दी बताइए। इनमें से किसमें पाई जाती है? प्रोटिस्ट में, जंतुओं में या पादप में? किसमें पाई जाती है? तो ये इनमें से किसी में नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो कौन? इनमें से सभी, मतलब कोशिका भित्ति, हरित लवक और प्लास्टिड। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। कौन जंतु को? ये हो गया प्लास्टिड। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। किस चीज़ में अनुपस्थित है? तो ये हो गया जंतु में हो। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? ये हो गया रॉबर्ट हुक ने देखा था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। तो मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। पादप की कोशिका भित्ति में कौन पाई जाती है? तो इनमें से सभी पाए जाते हैं। जैसे सेलुलोज पाए जाते हैं, हेमी सेलुलोज पाए जाते हैं और पैक्टिन पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। लिग्निन हो गया मजबूती। एक मिनट में। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? कोशिका भी नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए। ये हो गया प्रोटीन और लिपिड से। निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कौन है? बताइए आप लोग भी कमेंट कीजिए। किसमें से वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कौन है? तो ये होगी हमारा कोशिका झिल्ली। डैश प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते हैं। तो किसके द्वारा आते हैं? तो ये हो गया उपयुक्त दोनों, विसरण और पराशरण दोनों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बताइए, आप लोग भी बताइए थोड़ा। पराशरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। तो किसके थ्रू देख सकते हैं? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के थ्रू देख सकते हैं। जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? तो ये हो गया कोशिका द्रव और केंद्रक का हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये हो गया कोलिकड़ ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो कोलिकड़ ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो ये हो गया बैंगडा ने दिया था।
क्रेब्स चक्र की घटनाएं, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? तो क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पे होती हैं? तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। निम्न परिक्रमा निम्न अभिक्रिया डैश में होती है। तो कौन सी अभिक्रियाएं इसमें होती है? तो ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो किसमें होती है ये? तो ये होता है किसमें? लाइसोसोम में होता है। लाइसोसोम में होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ये हो गया डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है। लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? पाचक थैली और ये हो गया आत्महत्या की थैली, ये दोनों ही कहा जाता है। निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? रंगहीन लवक कौन है? तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये हो गया कैरोटीनोइड के कारण। पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होते हैं। तो कौन से होते हैं? मैग्नीशियम। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो डैश में स्टार्च तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो किस में संचित होते हैं? तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? राइबोसोम के संबंध में कौन असत्य है? तो ये हो गया हमारा इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है। इनमें तो क्या होगा? प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग और पैलाडेकॉन तो क्या कहा जाता है इसमें? तो ये हो गया डी, इनमें से सभी कहा जाता है। डैश प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोनों कोशिकाएं? तो ये पाया जाता है राइबोसोम में पाया जाता है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? ये करता है राइबोसोम करता है। प्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित हैं। तो किसमें अनुपस्थित हैं? तो ये हो गया लाल रक्त कोशिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका के साथ डैश लगे होते हैं। तो क्या लगे होते हैं? तो राइबोसोम लगे होते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी? तो ये किसने खोज की थी? तो ये हो गया पोर्टर ने की थी। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? ये हो गया कैमिलो गोल्जी ने की थी। ईआर में संश्लेषित पदार्थ डैश में पैक लिए जाते हैं। तो किस में लिए जाते हैं? तो ये हो गया गोल्जी उपकरण में लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हो गया लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो ये हो गया हमारा गोल्जी उपकरण करता है।
गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। गोल्जी उपकरण का क्या कार्य नहीं है? तो ये हो गया हमारा राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण करना। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है राइबोसोम का उपकरण निर्माण करना। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका कौन सी होती है? कमेंट कीजिए आप लोग भी। तो ये हो गया हमारा रसधानी। किसी कोशिका में सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या होती है सबसे छोटी कोशिका? तो ये हो गया हमारा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। कौन है सबसे बड़ा कोशिकांग? तो ये हो गया केंद्रक। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो कौन अनुपस्थित होता है? तो इनमें से सभी अनुपस्थित होते हैं। निम्न में कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? गोल्जी उपकरण कौन है? तो ये हो गया हमारा डिक्टियोसोम। टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली है। किस चीज़ के चारों ओर झिल्ली है? बताइए जल्दी से, आप लोग भी बताइए। ये हो गया राजधानी हो गया। डैश केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो क्या जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है? तो तारक काय पाई जाती है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो ये हो गया बेंडेन ने की थी। डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। किस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये हो गया कोशिका विभाजन में होती है। डैश में राजधानियाँ बहुत बड़ी होती है। तो किस में बड़ी राजधानी होती है? आप लोग भी सोचिए। तो ये हो गया पादप कोशिका में। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोल्जी उपकरण को। निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी का कार्य नहीं है? तो राजधानी का कार्य कौन सा नहीं है? तो ये हो गया यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आप लोग भी सोचिए मन में और देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन आप लोग से सही होता है और उसको मैसेज कीजिए। ये हो गया केंद्रकों को। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये हो गया रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? किसमें है? तो ये हो गया हमारा माइक्रोप्लाज्मा। केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसा संरचना पाई जाती है जिसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो ये हो गया क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, आप लोग भी बताइए थोड़ा। तो ये हो गया हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन डैश क्या है? तो ये हो गया हमारा इनमें से सभी हैं जैसे न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन और गुणसूत्र, ये सभी लोग हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन डैश में संगठित हो जाता है। तो किसमें से संगठित हो जाता है? तो ये हो गया गुणसूत्र। तो यहाँ पर में हो जाएगा मेरा गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो ये हो गया हॉफमिस्टर ने की थी।
डैश अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। तो किस में होती है? तो ये होती है डीएनए में होती है। निम्न में से किसे अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? अनुवांशिकी का वाहक किसे कहा जाता है? तो ये हो गया गुणसूत्र को कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। डैश को अनुवांशिक पदार्थ और डैश अनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आंसर? 1 मिनट। तो क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको कहते हैं डीएनए जीन कहते हैं। डीएनए जीन कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो गुणसूत्र का भाग नहीं है कौन? सेंट्रोसोम नहीं है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु संलग्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? तो ये हो गया बी, कोशिका द्रव का विभाजन। कोरियोकाइनेसिस का अर्थ है क्या? कोरियोकाइनेसिस का क्या अर्थ है? तो ये हो गया केंद्रक का विभाजन। डैश में एक कोशिका विभाजन होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। समसूत्री विभाजन। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। तो 4 संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। डैश बनाने वाल कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करते हैं। सभी सूत्र क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। तो ये हो गया शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही हो जाएंगे। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2 सेकंड है। समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा सेकंड हो जाएगी। सेकंड मानव के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। किस में होते हैं? तो ये हो गया हमारा युग्मनज में होते हैं। निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। तो ये हो गया डिप्लोटिन। डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है। तो कौन है? अंतिम चरण कौन है? तो ये हो गया टेलोफेज। डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है। तो कौन है? अंतिम चरण कौन है? तो ये हमारा हो गया टेलोफेज। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। तो किस में गायब हो जाते हैं ये लोग? आप लोग भी बताइए थोड़ा सा। तो ये हो गया प्रोफेज में। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र किस पे मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो ये हो गया मेटाफेज हो गया। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है? किस में हो जाती है? तो ये हो गया एंड फेज हो गया।
कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिका पुनः प्रकट हो जाते हैं तो ये हो गया टेलोफेज में हो जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है ना फ्रेंड्स, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। डैश के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। किस चीज़ के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? तो ये हो गया अर्धसूत्री हो गया अर्धसूत्री। डैश कभी विभाजित नहीं होती है तो तंत्रिका कोशिका। डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। तो किसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए है? बताइए, आप लोग भी बताइए, फास्ट बताइए, आप लोग भी बताइए, सोचिए। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और लबक हो गया, तो दोनों हो गया। इसी वजह से दोनों हो जाता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। किसमें है? तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में है। झिल्ली रहित कोशिकांग है। कौन है? तो ये हो गया राइबोसोम हो गया। डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं। तो किस में अनुपस्थित होते हैं? तो ये हो गया क्या होता है? जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया या माइक्रोप्लाज्मा हो गया। इनमें सभी में होता है। मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुने। तो ये क्या हो गया? तो चले देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र हो गया, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो गया, सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडा। तो ये इनमें से सभी हो जाएंगे। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। डैश सबसे छोटी कोशिका कौन है? बताइए आप लोग भी, ये बहुत ही आसान है। तो ये हो गया माइकोप्लाज्मा हो गया। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितना होती है? तो 1 मीटर होती है। डैश को कोशिका विभाजन का क्लासिकल काल कहा जाता है। क्लासिकल काल किसको कहा जाता है? तो ये हो गया हमारा क्या? तो ये 19वीं सदी की लबक की खोज किसने की थी? तो ये क्या था? हिकल ने सॉरी। केंद्र में केंद्रिका की खोज किसने की थी? ये हो गया फोटाना ने की थी। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। तो ये हो गया 46 हो गए। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 48 होती है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं? तो ये हो गया अरुण कुमार कहे जाते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? तो किस कोशिका में डीएनए होता है? तो ये लोग बताइए, आप लोग भी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। कब बनाती है? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? तो माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। कितना होते हैं? तो 46 होता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? बताइए, आप लोग भी बताइए इसका। ये तो बहुत सबसे आसान है, क्वेश्चन आंसर है। तो ये हो गया 23 जोड़ा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। का क्या कारण है? तो उत्परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो हो गया छिपकली में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये हो गया कोशिका भित्ति के द्वारा होती है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? कौन अनुपस्थित रहता है? तो ये हो गया सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस कौन कहलाता है? तो ये हो गया हमारा
माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? किसको कहते हैं कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? प्लीज़ कमेंट कीजिए, फास्ट कीजिए, आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा होता है? तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो ये हो गया प्रोटीन से होती है, लिपिड से होती है, या कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो ये हो गया डी, हो गया ए और बी दोनों ही होता है, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये हो गया अंतर्द्रव्यी जालिका। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं किस में बनती हैं? तो बनती हैं, बताइए आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट करिए। ये तिल्ली में बनी होती है। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो ये कौन हो गए विकसित? तो यहाँ पर में हो जाएगा ये डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो ये हो गया क्या? तो ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एमापोटासिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उन्नत करने वाला पद है। उन्नत करने वाला पद कौन से हैं? तो ये हो गया क्रेब्स चक्र। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये हो गया विषाणु या वायरस। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है राइबोसोम। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो ये राइबोसोम होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये हो गया जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की। संवहनी मतलब वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? किससे जाता है? तो ये हो गया जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। पुरुष जिन संगठन होता है किस में होता है? पुरुष जिन संगठन किस में होता है? तो ये हो गया एक्स और वाई में। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है खुराना ने किया था। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? बताइए, आप लोग भी बताइए थोड़ा सा। तो ये हो गया गन्ना। 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है कौन? 80% से अधिक सेल
सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है। तो ये कौन से पदार्थ हैं? तो ये हो गया जल हो गया। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो किस में काम में लाया जाता है? तो ये हो गया हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है। तो कौन है? तो ये हो गया जल हो गया। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। फ्रेंड्स, शायद यहाँ पर मैं दो बार मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। तो ये हो गया क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? आधारभूत इकाई कौन है? जीवन की आधारभूत इकाई कौन है? तो ये हो गया हमारा सी, डीएनए फिंगरप्रिंट। निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? तो ये हो गया हमारा कोशिका। जंतु एवं पादप में नई कोशिका का निर्माण होता है, किस में होता है? तो ये हो गया डी। पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। तो किस में राइबोसोम किस में मिलते हैं? तो ये हो गया हमारा किस में? दोनों कोशिकाओं में होता है, मतलब केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में, मतलब दोनों में ही होते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्राकशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो ये हो गया हरित लवक। मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो किस में होता है? बताइए, आप लोग भी बताइए। तो ये हो गया राइबोसोम हो गया। जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। निम्न में से अनुपस्थित कौन होता है? तो ये हो गया सेलुलोज की कोशिका भित्ति। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखलाएं किस में बंधी होती है? तो ये हो गया हाइड्रोजन बंध से। डीएनए बहुलक है। डीएनए किसकी बहुलक है? तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 152 क्वेश्चन को करवा दिया है। अगर आप लोगों को प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।